हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, एफएमडी एक ऐसी बीमारी है जो पार्लियामेंट से लेकर बड़ी बड़ी एनजीओज़, कंपनीज़ और एक छोटे फार्मर तक सबके लिए एक सिरदर्द का कारण है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी एक्टिव रहती है, वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलते रहते हैं। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में एफएमडी क्या है, किस तरीके से बीमारी होती है, कौन सा वायरस करता है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है और वैक्सीनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एफएमडी एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होने वाली बीमारी है जो कि क्लोवन फुटेड एनिमल्स में होती है। मतलब जिनके खुर इस टाइप के होते हैं, मतलब बीच में से फटे हुए होते हैं। तो इन वाले एनिमल्स में ये बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है, जैसे काउज़ हैं, बफलोज़ हैं, शीप है, गोट्स, पिग्स, कैमल, डियर्स और इसी तरीके के और एनिमल्स। ये हल्की फुल्की जूनोटिक भी होती है, मतलब इंसानों में भी आ जाती है और इंसानों में भी ये बीमारी करने का पोटेंशियल रखती है। और उसमें भी छाले देखने को मिलते हैं मुंह पे या हाथों पे, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार नहीं कर पाती है, लेकिन कर सकती है इंसानों को भी बीमार। तो एहतियात रखा करें जब भी आप एफएमडी वाले एनिमल को हैंडल कर रहे हो। क्रॉस ब्रेड एनिमल जो हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्रॉस ब्रेड एनिमल पाए जाते हैं, एचएफ के, जर्सी के क्रॉसेस, वो और यंग एनिमल जो काफ्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इस बीमारी की चपेट में आते हैं और उन्हें ही नुकसान भी होता है। एक बात यहाँ पर ध्यान में आप रखें पूरा प्रेजेंटेशन या एफएमडी के लिए, जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि ये एडल्ट एनिमल्स में मेनली प्रोडक्शन लॉस करती है, मतलब उसके दूध की मात्रा को कम कर देती है। बहुत ज़्यादा मॉर्टलिटी एडल्ट्स में नहीं होती है। डेथ इज़ नॉट कॉमन इन एडल्ट। जो पूरे जानवर होते हैं, जो दूध देती गायें हैं या सांड हैं, उनमें प्रोडक्शन का लॉस होता है। लेकिन काव्स के अंदर अगर छोटे काव्स हैं या जिनके अंदर इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं है, उनके अंदर मॉर्टलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो काव्स के अंदर मॉर्टलिटी हाई रहती है। एफएमडी से होने वाले जो आर्थिक नुकसान हैं वो देश में वो लगभग 14,000 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान है। इसमें मेनली यही होता है कि दूध का जो प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, वो एनिमल का डाउन चला जाता है और बीमारी के बाद भी वो दोबारा उस प्रोडक्शन पर एनिमल नहीं आ पाता है, बीमारी ठीक होने के बाद भी। तो इस वजह से ये डेयरी सेक्टर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी मुश्किल है। और गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलाती रहती है इकोनॉमिक लॉसेस को दूर करने के लिए। तो एफएमडी किससे होती है? ये पिकोरना वायरस होता है। इट इज़ ए आरएनए वायरस। जैसे कोरोना वायरस है, ऐसे ही पिकोरना वायरस होता है। दोनों की हालांकि फैमिलीज़ अलग अलग हैं। इसके 7 मेजर स्ट्रेन्स देखने को मिलते हैं। ओ, ए, सी, एशिया 1 और सेट 1, 2, 3, सेट 1, सेट 2, सेट 3। इंडिया में जो स्ट्रेन्स पाए जाते हैं वो ओ, ए, सी और एशिया 1 है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा जो केसेस देखने को मिलते हैं वो ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर लगभग इंडिया में होने वाले टोटल केसेस के 43% केसेस ईस्टर्न इंडिया में होते हैं। उसके बाद सदर्न स्टेट में जो दक्षिणी राज्य हैं उनमें लगभग 31.5% और नॉर्थ ईस्ट में 11.5% के करीब, 4.5% के करीब वेस्टर्न स्टेट्स में, 5% के करीब सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में सबसे कम पाए जाते हैं, लगभग 4% केसेस। लेकिन ये 4% या ये तो सिर्फ एक परसेंटेज के हिसाब से बताया, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में इसका बहुत इम्पैक्ट रहता है और जब ये बीमारी फैलती है तो इसके आउटब्रेक्स बहुत डेडली हो जाते हैं कभी कभी। तो 80% ऑफ द आउटब्रेक जो होते हैं वो ओ स्ट्रेन से होते हैं। ये एक स्टडी की गई थी, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी हुई और लगभग 5 या 7 साल ये स्टडी चली। उसमें ये देखने को मिला 12% एशिया 1 से और 8% ए से, जो ए स्ट्रेन होती है उससे होता है। सी स्ट्रेन जो है वो काफ़ी रेयर रहती है और इन स्ट्रेन्स के बीच में कोई क्रॉस इम्यूनिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर एशिया 1 स्ट्रेन से एक बार एनिमल इन्फेक्ट हो गया है
तो दोबारा अगर एशिया वन से का वायरस आएगा तो वो इम्यून रहेगा, वो उससे इन्फेक्ट नहीं होगा, बीमार नहीं होगा। लेकिन अगर AOC या ये वाले वायरस अगर स्ट्रेन्स आ जाते हैं तो एनिमल उनसे बीमार हो सकता है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं दुनिया में जहाँ पर ये बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और US है। इंडिया इसमें एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब ये है कि वायरस यहाँ कभी ख़त्म होता ही नहीं है, वो किसी न किसी रूप में रहता है और जब उसे मौका मिलता है तो वो आउटब्रेक कॉज करता है। अब इसका स्प्रेड कैसे होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है फार्मर्स के लिए, क्योंकि अगर इसकी जानकारी रहेगी आपको तो आप कुछ हद तक बीमारी को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये कम्युनिटी प्रॉब्लम हो जाती है। ये आपके इंडिविजुअल एनिमल की प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अगर एनिमल बीमार हो गया तो उसे क्वारंटीन आपको करना है, प्रॉपरली उसकी केयर करनी है और इस बात का भी ख्याल रखना है कि दूसरे एनिमल्स उससे बीमार ना हों। तो ये जो बीमारी है ये फैलती है फीड से, कंटेमिनेटेड फीड से, जिस फीड के अंदर वायरस आ जाता है एनिमल से जब एनिमल उसे खाता है, या वाटर के अंदर जब एनिमल पानी पीता है तो वायरस वाटर में चला जाता है, फिर उसे दूसरे हेल्दी एनिमल्स पीते हैं, वो भी बीमार पड़ जाते हैं। इन्फेक्शन एरोसोल रूट के थ्रू भी होता है। जब एनिमल छींकता है या खांसता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में आ जाते हैं और वो उसने हवा उड़ाकर दूसरी जगहों पर ले जाती है और वहाँ पर जो हेल्दी एनिमल्स होते हैं वो भी उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। अब ये भी एस्टिमेट किया गया है कि अगर सफिशेंट वायरस एयर के अंदर है तो वो इन्फेक्शन को इनिशिएट कर सकता है, तो वो एनिमल्स को लगभग 250 किलोमीटर दूर तक भी इन्फेक्ट कर सकता है थ्रू विंड बोर्न। जो उसका ट्रांसमिशन होगा हवा के द्वारा वो 250 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। तो वायरस ट्रैवल करते हैं और एरोसोल रूट से जो फैलते हैं वो इसी वजह से घातक हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। जो पीक्स देखे जाते हैं इन्फेक्शन के वो डॉन और डस्क, मतलब जो सुबह और शाम का टाइम होता है, उस टाइम काफ़ी जो वायरस का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा जो ससेप्टिबल एनिमल होते हैं इस वायरस के लिए वो होती हैं काउज़, और ख़ासकर जो एक्जॉटिक काउज़ हैं HF और जर्सी ब्रीड की, वो बहुत ज़्यादा इसके लिए ससेप्टिबल रहती हैं। और एयरबॉर्न इन्फेक्शन, क्योंकि हवा से जो होने वाला इन्फेक्शन है वो काउज़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वाइल्ड एनिमल जो रहते हैं जैसे हिरन हैं या इसी टाइप के जो जानवर हैं वो इसके रिजर्वायर माने जाते हैं। उनके अंदर ये वायरस उन्हें बिना बीमार किए पड़ा रहता है और जैसे ही मौका मिलता है ये जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन होती है बोवाइंस की उनके अंदर आ जाता है। और इंडियन फार्म बफेलोज़ भी इसकी रिजर्वायर मानी जाती हैं, इसीलिए रिंग वैक्सीनेशन किया जाता है। जो भी वाइल्ड लाइफ या जंगल के पास जो फार्म्स होते हैं या जो एनिमल्स रह रहे होते हैं उनके अंदर वैक्सीनेशन कर दिया जाता है ताकि वो वायरस वहाँ से जम करके डोमेस्टिक पॉपुलेशन में ना आए। मोमेंट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस डिज़ीज़ को स्प्रेड करने के लिए। आपका जानवर हो सकता है बीमार है या कैरियर है और उसे आप ले जाते हैं किसी शो में या बेचने के लिए मंडी में, और वहाँ पर जाकर वो दूसरे एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है। अनप्रोसेस्ड मीट और मिल्क भी इसके स्प्रेड को, इस इन्फेक्शन के स्प्रेड में हेल्प करते हैं। इसी वजह से FMD होने की वजह से हमारा जो बफलो मीट है या गोट मीट है वो यूरोपियन कंट्रीज़ US वगैरह में हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वायरस उस मीट में रहता है और वहाँ पे उन कंट्रीज़ में जहाँ पर FMD नहीं है वहाँ पर FMD फैलने के चांसेस होते हैं। तो काफ जो इन्फेक्ट होते हैं वो मिल्क के ज़रिए हो सकते हैं, मिल्क में ये वायरस आता है और काफ उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो ज़रूरी यह है कि जो डैम्स हैं वो वैक्सीनेटेड रहें और एट द टाइम ऑफ काविंग जब काफ पैदा हो जाए तो उसे कोलेस्ट्रम पिलाया जाए ताकि उसके अंदर इम्यूनिटी बरकरार रहे 3-4 महीने के लिए। ये वायरस रॉ मिल्क में सर्वाइव करता है और लगभग 6 दिन तक ये 18 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर सकता है और 15 दिन तक ये 4 डिग्री सेल्सियस पे FMD का वायरस मिल्क के अंदर रह सकता है बिना कुछ इसे मतलब अपनी डिज़ीज़ पोटेंसी को मेंटेन किए हुए। वायरस इज़ वेरी रेजिस्टेंस, ये काफ़ी रेजिस्टेंट वायरस है, इसे आसानी से मतलब डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता कॉमन डिसइंफेक्टेंट से, और ये वायरस लगभग 1 साल तक आपके फार्म में ऐसे ही पड़ा रह सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और 1 साल बाद मान लीजिए आप उस फार्म में अपने नए एनिमल लेके जाते हैं तो उन्हें इन्फेक्ट करने का, और वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो
ट्रांसमिशन का पूरा चांसेस उनमें रहता है। तो 1 साल तक फार्म के अंदर रह सकता है, 2 से 3 महीने तक आपके कपड़ों के ऊपर रह सकता है ये बिना किसी प्रॉब्लम के। फीड के अंदर रह सकता है 2 से 3 महीने तक, और बालों के ऊपर ये रह सकता है लगभग 1 महीने तक। तो ये वायरस इतना रेजिस्टेंस है इसकी, इसी वजह से इम्पॉर्टेंस भी है कि आसानी से ख़त्म नहीं होता है और इन्फेक्शन के आउटब्रेक इस वजह से होते रहते हैं। 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड या 4% सोडियम कार्बोनेट से इसे आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। तो जब भी आप इसका डिसइंफेक्शन कर रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो सोडियम कार्बोनेट है, इसे वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका 4% का घोल बनाएं, मतलब 1 लीटर में 40 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाल के आप इससे अगर सफाई करेंगे तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी, क्योंकि ये उस वायरस को ख़त्म कर देता है। नेचुरल इन्फेक्शन जो होता है, जो एनिमल बीमार पड़ जाते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी काफ़ी लंबी होती है, लगभग 3 से 4 साल की इम्यूनिटी उन एनिमल्स के अंदर देखी जाती है। लेकिन जब इम्यूनिटी फेड होती है तब आउटब्रेक्स होते हैं। तो इसी वजह से जो एंडेमिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कंटिन्यूस वायरस का प्रेजेंस रहता है, जैसे इंडिया है, वहाँ पर क्या होता है कि इन्फेक्शन के आउटब्रेक होते हैं, बड़े बड़े आउटब्रेक होते हैं, और वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन में फैल जाते हैं और उसके बाद वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये 6 ईयर साइकिल होती है जो कि इंडिया में डिमॉन्स्ट्रेट की गई है। इसमें होता क्या है कि 4 साल तक तो इम्यूनिटी है, फिर लोग इससे बेख्याल हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं एफएमडी के प्रति। तो जैसे ही वो केयरलेस होते हैं और इम्यूनिटी फेड होती है तो दोबारा से इन्फेक्शन के आउटब्रेक होने लगते हैं और काफ़ी तबाही मचाते हैं, मेनली इकोनॉमिकली। तो ये वायरस जो है वो काफ़ी कॉन्टेजियस है, मतलब फैलता बहुत तेज़ी से है, और इसका मीट के अंदर परसिस्टेंस, मतलब मीट में भी ये रहता है। तो इसी वजह से, जैसा मैंने पहले बताया, हम यूएस यूरोपियन कंट्रीज़ में ये मीट अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इंटेंशनल इंट्रोडक्शन, अगर कोई ये जानबूझ के इस वायरस को इंट्रोड्यूस करता है किसी जगह पर, तो वो एग्रो टेररिज्म कहलाती है। वो एक्टिविटी है, वो एग्रो टेररिज्म के उसमें काउंट होती है, और ये काफ़ी डिवास्टेटिंग हो सकता है किसी कंट्री के लिए जहाँ पर एफएमडी नहीं है, जो एफएमडी फ्री कंट्रीज़ हैं। काफ़ी कंट्रीज़ हैं, लगभग 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर एफएमडी बीमारी नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एक सवाल उठ सकता है कि इंडिया क्यों नहीं बनती है एफएमडी फ्री कंट्री। इसकी वजह यह है कि इसमें एनिमल कैरियर बन जाते हैं, मतलब वो बीमार तो नहीं पड़ते हैं लेकिन उनके अंदर वायरस रहता है। तो बाकी कंट्रीज़ में क्या करते हैं, स्लॉटरिंग पॉलिसी रहती है कि अगर एनिमल एफएमडी है तो उसे आप ख़त्म कर दें, उसे नष्ट कर दें, उसे स्लॉटर कर दें। लेकिन इंडिया में हम ऐसा नहीं कर सकते, इस वजह से हमारे यहाँ बीमारी परपेचुएट करती है और ये फैलती रहती है, एंडेमिक इसका नेचर रहता है। तो मॉर्बिडिटी रेट इसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है, और जितने भी ससेप्टिबल एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर बीमारी हो सकती है वो सब इसमें बीमार पड़ जाते हैं, और मॉर्बिडिटी रेट लगभग 100% तक पहुंच जाता है। केस फर्टिलिटी रेट लो रहता है, मतलब जो एनिमल बीमार हैं उनमें से मरने का जो परसेंटेज है वो लगभग 2% है। अगर मान लीजिए 100 एनिमल थे और 100 के 100 बीमार पड़ गए हैं तो उसमें से 2 एनिमल मर जाते हैं एडल्ट्स में। लेकिन काफ्स में ये जो परसेंटेज होती है CFR की, ये लगभग 20% होती है। 20 काफ 100 में से मर जाते हैं अगर उन्हें एफएमडी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके मुंह में से ये झाग और इसका जो सलाइवा है वो निकल रहा है, वो ड्रूल हो रहा है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक साइंस हैं एफएमडी को पहचानने के। इसके बाद जो इसका डेंटल पैड है, ये आपको दिख रहा है, ये इसकी स्लफिंग ऑफ होने लगती है क्योंकि यहाँ पे छाला पड़ता है। वो छाला जब फूट जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसकी जो एपिथेलियम है ये छिलने लगती है, कटने लगती है। फिर धीरे धीरे करके ये लीजन्स भरते हैं, जब भरते हैं तो फिर एनिमल उसके बाद खाना पीना शुरू करता है। तो ये पूरे मुंह में इस तरीके से छाले से पड़ जाते हैं। ये इसके खुर हैं या जो हूफ्स हैं, हूफ के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ज़ख़म हो गया है, यहाँ पर भी छाले पड़े। वो छाले फूटने के बाद अंदर की जो एपिथेलियम है, जो स्किन होती है, वो एक्सपोज हो जाती है, और इसमें अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो इसमें कई बार मैगट्स भी पड़ जाते हैं, ये सड़ने भी लगता है। तो जो कोरोनेट का एरिया होता है ये वाला, यहाँ पर ये लीजन देखने को मिलते हैं, और इंटरडिजिटल स्पेस में
एक एक भी पैर में हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पैर में भी हो सकते हैं। ये इसका डेंटल पैड है जो ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर के दांत तो होते नहीं हैं गाय भैंसों में, तो जो डेंटल पैड होता है ऊपर, यहाँ पर भी लीजन्स देखने को मिलते हैं। और ये इसका हूफ है, हूफ के अंदर भी लीजन है इंटरडिजिटल स्पेस में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये इसकी टंग है, टंग के ऊपर भी छाला पड़ गया है। वो छाला जब फूटता है तो इस टाइप के ज़ख़म बन जाते हैं। ये एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक साइन है एफएमडी का। इसमें रोपी स्लाइवा कहते हैं या ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा। तो ऐसे करके उसका थूक जो है वो बना लेता है, एक तरीके के स्ट्रिंग्स बना लेता है, एक रस्सी जैसा मुंह में से नीचे गिरता रहता है। तो ये एफएमडी का एक करेक्टरिस्टिक साइन है। और स्मैकिंग ऑफ लिप्स, ये अपने मुंह को, अपने होंठों को होंठ चिपकने लगते हैं तो एक स्मैकिंग की आवाज़ आने लगती है। तो यही क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसमें बुखार होता है, लगभग 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है और लगभग 2 दिन तक रहता है। सलाइवा ड्रूल करता है, ये रोपी सलाइवेशन कहते हैं, जैसा अभी पिछले उसमें दिखाया मैंने पिक्चर में। और स्मैकिंग ऑफ लिप्स देखने को मिलता है, स्मैक करते हैं लिप्स। पेनफुल मैस्टिकेशन, जब छाले पड़ जाएंगे तो वो खा नहीं पाएगा, उसे दर्द होगा। एपेटाइट लूज़ कर देगा, फिर उसकी भूख भी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो देखने को मिलता है वो ड्रॉप इन दी मिल्क यील्ड, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है एनिमल का, जो वो दूध प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसके अंदर सिग्निफिकेंट रिडक्शन आता है। अगर वो 10 लीटर दे रहा है तो वो सीधा 2 लीटर 3 लीटर पे आ जाता है। वेसिकल्स ऑन डेंटल पैड दिखाए मैंने आपको, छाले जो डेंटल पैड पे होते हैं, लिप्स पे, टंग्स पे, हूफ्स पे, टीट्स पे, मतलब जो उसके थन होते हैं उस पे भी छाले पड़ते हैं और वो लगभग पड़ने के बाद 24 घंटे के अंदर फट भी जाते हैं। तो इस वजह से उसे असहनीय दर्द होता है और अपने पैर वो बार बार ज़मीन पे मारता है। लेमनेस देखने को मिलती है, लंगड़ा करके चलने लगता है एनिमल। लेकिन अगर सब कुछ सही रहता है तो रिकवरी हो जाती है, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो 8 से 10 दिन में रिकवरी हो जाती है। लेकिन जो मिल्क प्रोडक्शन का लॉस होता है वो परमानेंट होता है, मतलब वो जो डाउन आ जाता है मिल्क बीमारी के दौरान, वो फिर दोबारा उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाता जहां पर बीमारी से पहले था। मतलब अगर 10 लीटर दूध दे रहा था और एनिमल 4 लीटर पे आ गया तो बीमारी ठीक होने के बाद वो 6 या 7 लीटर पे आ जाएगा, लेकिन दोबारा उसे अचीव नहीं कर पाता है। तो इस वजह से इस बीमारी से का प्रिवेंशन बहुत बहुत ज़रूरी होता है फार्मर्स के लिए। अदरवाइज़ उनके एनिमल प्रोडक्टिविटी लूज़ कर देते हैं और फिर वो मतलब लॉस में ही जाते हैं, उनका पूरा का पूरा लैक्टेशन लॉस में चला जाता है। प्रेग्नेंट एनिमल्स अबॉर्ट कर जाते हैं, इसमें स्टिल बर्ड्स भी होती हैं उनमें, मतलब मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसके ये होते हैं कि जैसे अगर हीलिंग हो जाती है 2 से 3 दिन में तो एनिमल खाना शुरू कर देता है। मुंह के छाले जैसे हील हो जाते हैं 2-3 दिन में तो एनिमल खाना शुरू कर देता है। अगर उसके अंदर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, आप एंटीबायोटिक लगा रहे हैं और अंदर फंगस वगैरह डेवलप हो गई है माउथ के अंदर, तो वो फिर एब्सेस वगैरह बनने लगता है, वहाँ पे सड़ने लगता है और वो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं वो लीजन्स। तो उनकी उन लीजन्स का, उन ज़ख्मों का केयर बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी बढ़ जाएं और उनमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। पीरियड ऑफ कन्वल्सेंस, मतलब जो रिकवरी होती है वो एज़ लॉन्ग एज 6 मंथ तक हो सकती है। मतलब एनिमल बीमार पड़ने के बाद दोबारा से सेहत पाने में उसे काफ़ी टाइम लगता है, लगभग 6 महीने तक भी लग जाते हैं। एक इस बीमारी की मैलिग्नेंट फॉर्म होती है। इसका मतलब ये होता है कि एनिमल ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है, लेकिन 5-6 दिन बाद सडन रिलैप्स करती है बीमारी दोबारा से आती है। उसमें सांस लेने में दिक्कत दिखने लगती है और डेथ हो जाती है कार्डियक फेलियर से। तो ये उन वाले एनिमल्स में होता है जो ज़्यादा डेबिलिटेटिंग होते हैं, जिनकी अच्छी केयर नहीं हुई होती है ना। उस दौरान इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है बीमारी के दौरान, तो उसके बाद ये मैलिग्नेंट फॉर्म देखने को मिलती है। कुछ केसेस में डिसेंट्री, डायरिया भी देखने को मिलता है, पतला गोबर आने लगता है। और पोस्टीरियर पे पैरालिसिस भी, मतलब पिछले जो टांगें होती हैं उनमें पैरालिसिस भी कभी कभार हो जाता है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ इंडियन ब्रीड्स में जो ज़ेबू कैटल होता है, बॉस इंडिकस जिसे कहते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है पोस्टीरियर पैरालिसिस वाली प्रॉब्लम। एंडोक्राइन डैमेज होता है इसके अंदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंडोक्राइन मतलब जो हार्मोनल सिस्टम है बॉडी का, वो डैमेज होता है। उसकी वजह से हेयर्स बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर आने लगते हैं,
एनिमल हेयरी हो जाता है, ओवर ग्रोथ ऑफ हेयर्स होती है, और हीट टॉलरेंस उसकी ख़त्म हो जाती है। वो गर्मी को सहन करने की जो उसकी क्षमता होती है वो कम हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं हेरी पेंटर्स। हेरी पेंटर्स का जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथिक की एक दवाई है, आगे बताऊंगा ट्रीटमेंट वाले सेक्शन में। तो ऐसे एनिमल जिनमें हीट टॉलरेंस कम हो जाए तो उस होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके बेनिफिशियल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये एंडोक्राइन डैमेज ज़्यादातर एक्जॉटिक कैटल में जो HF या जर्सी वगैरह होती हैं या उनके क्रॉस ब्रीड्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। इंडियन काउस में एंडोक्राइन डैमेज कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। शीप एंड गोट्स में FMD कोई बहुत ज़्यादा घातक बीमारी नहीं है, ये माइल्ड रहती है काफ़ी, मतलब इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, और कई बार ये अननोटिस भी चली जाती है, मतलब पता भी नहीं चलता है कि एनिमल बीमार है या नहीं है। लेकिन ये इनमें इन्फेक्शन इस वजह से इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से इन्फेक्शन काउज़ और बफेलोज़ में ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो जब भी हम शीप और गोट को अगर वैक्सीनेट करते हैं तो इस बात को ध्यान में रख के करते हैं ताकि इनसे जो बीमारी है वो गाय भैंसों में ना आए। अगर शीप एंड गोट्स में ये हो भी जाती है कभी, तो जो लीजन्स होते हैं, जो ज़ख़म होते हैं वो छोटे होते हैं और जल्दी भर जाते हैं वो। लेकिन शीप और गोट में कभी कभी चारों पैर इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब जब भी इन्वॉल्व होंगे चारों पैर होंगे और वो सीवियरली मतलब उसके ऊपर सीवियर ज़ख्म या लीजन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उनका भी ट्रीटमेंट वैसे ही किया जाता है जैसे गाय भैंस का होता है। काफ्स और पिग्स इसके लिए सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल हैं और उन्हीं के लिए ये बीमारी डिवास्टेटिंग होती हैं। और काफ्स जो मरते हैं वो मायोकार्डाइटिस की वजह से मरते हैं, मतलब दिल के ऊपर उनमें इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और हार्ट फेलियर से उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो हार्ट अगर PM करते हैं आप तो देखने को जो मिलता है उसके ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं, मतलब लंबी लंबी धारियाँ होती हैं, तो इस वजह से उसे टाइगर हार्ट अपीयरेंस कहते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं वेटनरी स्टूडेंट्स के इस टाइप के। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये कैसे पता करें कि ये FMD है या कोई और बीमारी नहीं है, क्योंकि कई सारी बीमारियां होती हैं जैसे FMD है, वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस है, वेसिकुलर एक्जेंथीमा ऑफ स्वाइन है, स्वाइन वेसिकुलर डिजीज़, ब्लू टंग, इन सब में एक जैसे लीजन्स या एक जैसी क्लिनिकल सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो FMD ये लगभग सब एनिमल्स में देखने को मिलती है, कैटल, पिग, शीप, गोट, लेकिन हॉर्स में नहीं होती है क्योंकि वो क्लोवन फुटेड नहीं है। तो ये सभी एनिमल्स में होती है क्लोवन फुटेड में FMD, लेकिन वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस भी सब में होती है। शीप गोट में हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस हॉर्स में भी होती है। अगर हॉर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब FMD नहीं है वो। वेसिकुलर एक्जेंथीमा ऑफ स्वाइन वो सिर्फ स्वाइन में ही होती है, और वेसिकुलर डिजीज़, स्वाइन वेसिकुलर डिजीज़ भी सिर्फ स्वाइन में होती है। वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस में मुंह में छाले पड़ते हैं लेकिन पैरों के ऊपर उसमें कोई छाले देखने को नहीं मिलते हैं और वो जल्दी हील भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा FMD में नहीं है। FMD में थनों के ऊपर, मुंह में और पैरों में हर जगह छाले दिखते हैं, तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बीमारी FMD है या कोई और है। ब्लू टंग कैटल में होती नहीं है, ये मेनली भेड़ बकरियों की बीमारी है। अब डिज़ीज़ का मैनेजमेंट कैसे करें, इसका एक जो थंब रूल है वो ये है कि आप साफ़ सफाई मेंटेन करें और हाइजीन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। यही इसका कॉर्नर स्टोन है जब आप डिज़ीज़ आपके यहाँ आउटब्रेक हो जाए और ये आपको उसे कंट्रोल करना हो। और डिज़ीज़ हमेशा ही आउटब्रेक की फॉर्म में होती है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक एनिमल या दो एनिमल बीमार हैं। अगर होता है तो पूरा का पूरा गांव उसकी चपेट में आता है। तो जो लोग एनिमल्स को हैंडल कर रहे होते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मूवमेंट है एनिमल्स का उसे अवॉइड करें, एक से दूसरी जगह ना लेके जाएं। और जो लोग उसे हैंडल कर रहे हैं उन्हें इस वायरस को, क्योंकि वो एक तरीके से कैरियर हो जाते हैं एक एनिमल से दूसरे एनिमल में या एक फार्म से दूसरे फार्म में, तो उनके क्लोथ्स के थ्रू, हेयर्स के थ्रू, हैंड या फीड, वाटर, इस सब के थ्रू वायरस ट्रैवल करता है अलग अलग जगहों पर।
वाटर जो एनिमल नांद से पानी पीते हैं, मतलब एक ही नांद होती है, कई सारे एनिमल उसमें पानी पी रहे हैं, उसमें से वहाँ डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करना चाहिए। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से KMnO4 या विरकोनेस अगर आप उसमें डाल दें तो वायरस का जो पानी के अंदर है वो काफ़ी उसकी वो वायरस को मार देता है और इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं। जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, क्लोथ्स, टीट कप्स ऑफ मिल्किंग मशीन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके टीट कप्स हैं, हैंड्स ऑफ मिल्कर्स हैं, जो लोग दूध निकालते हैं उनके हैंड्स हैं, वो प्रॉपरली वॉश होने चाहिए। उन्हें ठीक से आपको धोते रहना चाहिए साबुन से और 4% सोडियम कार्बोनेट से। फूड बाथ्स रखने चाहिए, मतलब फार्म में एंटर होने से पहले आपके पैर जो है वो चूने में या फिर KMnO4 के सॉल्यूशन में आप उन्हें डुबाएं। तो जो बायोसिक्योरिटी है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है डिज़ीज़ के मैनेजमेंट में, FMD, खासकर FMD में। अब तो कोरोना के उससे लोग समझ ही गए हैं क्वारंटीन वगैरह और किस तरीके से सैनिटेशन होता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो वही सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। पैरावेट्स जो होते हैं उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है, वो क्योंकि अगर गांव है, गांव में एनिमल बीमार पड़ रहे हैं तो सभी के एनिमल बीमार होते हैं, तो वो एक घर से दूसरे घर में जाते रहते हैं और बिना किसी साफ़ सफाई के वो जाने अनजाने में एक एनिमल से दूसरे एनिमल को बीमार करते रहते हैं, तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। फॉगिंग कर सकते हैं आप 10% ब्लीचिंग पाउडर, या स्प्रे कर सकते हैं फार्म में 10% ब्लीचिंग पाउडर को 1 लीटर पानी में मिलाकर, तो इससे भी वायरस को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। ट्रीटमेंट इसका ये रहता है कि आपको फ़ीवर को मैनेज करना होता है इसमें। सबसे पहले उसके लिए फ्लूनिक्सिन सबसे बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें रहता है। 1.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ करें, और अगर फ्लूनिक्सिन नहीं है तो नेमोसिलाइड, निमोवेट आता है, वो 3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से एक दिन में एक बार 5 दिन के लिए इस्तेमाल करें। माउथ लीजन्स के लिए कैंडिड माउथ पेंट आता है, उसे यूज़ करें, या फिर अगर कैंडिड माउथ पेंट नहीं मिल रहा है तो कॉट्रीमाजोल वगैरह की एक टैबलेट ले लें, फ्लूकोनाजोल या कॉट्रीमाजोल की एक टैबलेट ले लें, उसे पीस लें और उसे ग्लिसरीन में मिला के उसके लीजन्स पे अप्लाई करें। तो ये सबसे ज़्यादा जल्दी हीलिंग इस तरीके से एनिमल के लीजन्स की होती है। तो एंडोक्राइन डैमेज को रिड्यूस करने के लिए कैडिस्टिन या एविलिन का इंजेक्शन आप लगा सकते हैं 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से, दिन में 2 बार 5 दिन के लिए। 2 बार भी लगाते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो, वरना 1 बार भी काफ़ी रहता है। इम्यूनिटी को इन्हेंस करने के लिए लीवामिसोल, लिसोल 75 नाम से आती है ये 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसे यूज़ करें, या फिर 1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसे लगाया जा सकता है 5 दिन के लिए। ओरल विटामिन E काफ़ी हेल्पफुल रहता है इम्यूनिटी को इन्हेंस करने के लिए और डिज़ीज़ से लड़ने के लिए। इसके लिए विमराल दे सकते हैं 20 ml पर एनिमल पर डे 5 दिनों के लिए। एनरोफ्लॉक्सासिन या OTC, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, दिया जाता है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। हमेशा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको लग रहा है एनिमल सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, निमोनिया जैसी कंडीशन है, या स्ट्रेस की वजह से, इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें ये एंटीबायोटिक दी जा सकती हैं। टीट और फूट लीजन्स के लिए उन्हें 4% सोडा बाइकार्ब वॉशिंग सोडा से आप धो लें और उसके बाद बीटाडीन उसके ऊपर अप्लाई करें, वो सबसे अच्छा रहता है। टॉपिक्योर भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे मक्खियाँ वगैरह दूर रहती हैं और ज़ख्म में मैगट पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन भी यूज़ होती है इसमें। ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है एलोपैथी का। जो मैनेजमेंट है डिज़ीज़ का, जो ट्रीटमेंट लाइन है वो वैसी होगी जैसी अभी बताई आपको, लेकिन उसके साथ साथ आप एलोपैथी के साथ साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं होम्योपैथी को। इसमें एक मर्क्यूरियस सॉल्युबिलिस एक दवाई होती है, मर्कसोल नाम से आती है, वो 200 पोटेंसी की, और एक कैंथेरिस 200 पोटेंसी की, ये अल्टरनेटिवली दी जाती है 6 दिन तक। मतलब पहले दिन मर्कसोल दें, उसके बाद अगले दिन कैंथेरिस दें। तो एक दिन में 5 ड्रॉप्स देनी होती हैं, दिन में 2 बार, मतलब 5-5 ड्रॉप 2 बार देनी होती हैं सुबह शाम, और 6 दिन का इसका कोर्स रहता है। तो इससे रिकवरी जो है वो जल्दी हो जाती है। हेरी पेंटर्स जो मैंने बताया कि जिनके अंदर हीट टॉलरेंस बहुत कम हो जाता है, जो एकदम हाँफने लगते हैं, जैसे ही गर्मी, थोड़ी सी भी गर्मी होती है तो वो हाँफने लगते हैं, उनके ऊपर हेयर्स की ओवर ग्रोथ हो रही है, तो नेट्रम कार्ब करके एक
दवाई आती है वो 1 मिलियन पोटेंसी की आपको लेनी होती है। उसके 8 से 10 ग्लोब्यूल या 5 से 7 ड्रॉप्स दिन में 2 बार 7 से 10 दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपको लगे कि वो हीट टॉलरेंस उसकी कम हो रही है तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैक्सीन और डिजीज़ एरेडिकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कई सारी कंट्रीज़ से एफएमडी को हटा दिया गया है, मतलब एरेडिकेट कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ और क्वालिटी वैक्सीन इस्तेमाल होती हैं। वहाँ पे एनिमल की पॉपुलेशन भी कम है। तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी का मतलब ये है कि एनिमल जब भी बीमार होता है उसे स्लॉटर कर देते हैं, या एफएमडी उनके अंदर दिखती है तो स्लॉटर कर देते हैं और वैक्सीन वो लगातार लगाते रहते हैं। साल में 3-3 बार वैक्सीन लगाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने एफएमडी को ख़त्म कर दिया अपने कंट्रीज़ से। लेकिन इंडिया में ये सब पॉसिबल नहीं है। जो मेन मैन्युफैक्चरर हैं एफएमडी वैक्सीन के वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 लोग हैं। उसमें जो एक सबसे मेजर प्लेयर है वो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स या IIL कंपनी है जो हैदराबाद में है। इसके अलावा ब्रिलियंट और बायोवेट भी एफएमडी की वैक्सीन बनाते हैं, और ये अक्सर न्यूज़ में रहते हैं अपनी लो क्वालिटी की वजह से, क्योंकि वो क्वालिटी टेस्ट जो है वो फेल कर जाती हैं। ये वाली वैक्सीन वो क्वालिटी टेस्ट में पास नहीं हो पाती हैं, तो अक्सर ये न्यूज़ में भी रहती हैं। इसी वजह से हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट जो चलाती है वो कभी भी मतलब फुल प्रूफ नहीं होता है। वैक्सीन कर देते हैं किसी एरिया में, लेकिन उसके बाद भी आउटब्रेक हो जाते हैं। तो एफएमडी की इम्यूनिटी क्योंकि एक बहुत जल्दी फेड हो जाती है, तो इस वजह से रेगुलर वैक्सीनेशन हमें चाहिए होता है। इंडिया में जो रक्षा वैक्सीन है इसके अंदर 3 स्ट्रेन्स का इस्तेमाल होता है, O, A और एशिया 1। तो रक्षा एफएमडी वैक्सीन एक लार्जेस्ट एनिमल हेल्थ ब्रांड है इंडिया के अंदर। मतलब इससे ज़्यादा एनिमल की कोई भी दवाई का बिज़नेस नहीं है जितना रक्षा वैक्सीन का है। ये लगभग 100 करोड़ रुपीज़ 2017 में ये 100 करोड़ रुपीज़ पे पहुंच गया था। तो सबसे बड़ा ब्रांड है इंडिया का एनिमल हेल्थ सेक्टर में। ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन है ये, और इसकी जो इम्यूनिटी है वो लगभग 1 साल की रहती है। नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी 4 साल तक रहती है। तो जो काफ्स होते हैं अगर वो अनवैक्सीनेटेड काउस से बॉर्न हुए हैं जिनकी माँ में वैक्सीन नहीं लगी थी, तो उन काफ्स को 4 महीने की एज पे वैक्सीनेट किया जाता है और 8 महीने पे उन्हें उसे रिपीट करना चाहिए। उसके बाद एनुअल वैक्सीनेशन होता है। अगर काव वैक्सीनेटेड है तो 6 महीने पर, और उसने कोलेस्ट्रम भी पिया है काफ ने, तो 6 महीने पर उसे वैक्सीन किया जाता है। 4 की जगह 6 महीने पर किया जाता है, और 10 महीने पर उसे दोबारा बूस्टर लगाया जाता है। इम्यूनिटी 7 से 10 दिन में स्टार्ट हो जाती है वैक्सीनेशन करने के बाद। ओरल लीवामिसोल 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप पिलाते हैं वैक्सीन करने के साथ साथ एफएमडी का वैक्सीन करेंगे और 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से लीवामिसोल पिलाएंगे, तो वैक्सीन का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत बढ़ जाता है, सिग्निफिकेंट इम्प्रूव होता है एंटीबॉडी टाइटर और जो भी उसकी सेल्स होती हैं उनके अंदर। तो लीवामिसोल जब भी एफएमडी का वैक्सीन कराएं तो इसे अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका एनिमल का वैक्सीनेशन फेलियर का चांसेस कम हो जाएगा और वैक्सीन के लिए रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहेगा। जर्नल वैक्सीनेशन इंडिया में किया जाता है। जर्नल वैक्सीनेशन मतलब सभी एनिमल्स को वैक्सीनेट करते हैं जो ससेप्टिबल होते हैं। तो उसमें इसी वजह से जब भी आउटब्रेक होता है तो हम बूस्टर वैक्सीनेशन कर सकते हैं। मतलब आउटब्रेक के दौरान एफएमडी का वैक्सीनेशन होता है, किया जाता है, और ये नुकसान को कम करने में हेल्प करता है। जो एनिमल बीमार नहीं हुए हैं उन्हें बीमारी से ये बचाता है। लेकिन अगर एनिमल पहले से वैक्सीनेटेड नहीं है और आउटब्रेक के दौरान उसे करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता है। टू बी इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन मस्ट बी रेगुलर। अगर आपको इफ़ेक्टिव रखना है एफएमडी को, अपने हर्ड से अपने फ्लॉक से दूर रखना है, तो आपको रेगुलर एफएमडी का वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। खासकर कमर्शियल फार्म्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग हीफर्स तैयार करते हैं, महंगे महंगे सीमेन यूज़ करते हैं नए नए मतलब अच्छे एनिमल्स बनाने के लिए, उनके यहाँ काफ्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और काफ में मोर्टलिटी भी हाई होती है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रेगुलर एक क्वालिटी वैक्सीन इस्तेमाल करते रहें अपने फार्म में एफएमडी को कंट्रोल करने के लिए। वैक्सीनेटेड एनिमल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें आप। तो जो
काफ्स आपके यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें कोलोस्ट्रम पिलाइए, और जैसे ही 6 महीने के हों उन्हें भी वैक्सीनेट कीजिए, और उन्हें ख़ास तौर से अलग रखिए बरसात के सीज़न में, या जब सीज़न चेंज होता है, सर्दी से गर्मियाँ आती हैं, या ये बरसात का सीज़न होता है, इस दौरान काफ्स को अलग रखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन पनपने लगता है, एनिमल वैक्सीनेटेड होता है लेकिन वो इन्फेक्ट हो सकता है, तो उसके बाद वो कैरियर बन जाता है और वायरस शेड करता रहता है और सोर्स बन जाता है इन्फेक्शन की, और ये ऐसा लगभग 6 महीने तक रह सकता है। तो वैक्सीनेटेड एनिमल्स बिकम मीडियम, और दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेटेड जो एनिमल्स होते हैं वो मीडियम बन जाते हैं म्यूटेशन के लिए, उनके अंदर वायरस म्यूटेट करते हैं और नई स्ट्रेन्स उनके अंदर से निकल के आ जाती हैं कभी कभी। वैक्सीन हमेशा इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियसली लगाना चाहिए। 2 ml जो है एडल्ट काऊ की डोज़ है काऊ बफेलोज़ की, और 1 ml काफ शीप और गोट्स में लगाई जाती है। वैक्सीन शुड बी केप्ट एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, फ्रीज़ नहीं करना होता है, चिलर में या फ्रिज के अंदर इसे रखे रहना होता है। और जब आप इसे लगा रहे हो तो बर्फ़ में रख के लाएँ, और जब लगाया जा रहा हो तो ये कूल ही रहे, मतलब उसी टेम्परेचर पे रहे, वरना इसका जो डिटोरिएशन है एंटीजन का वो बहुत रैपिड होता है अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये एफएमडी के बारे में था। फिर किसी डिज़ीज़ के बारे में जो कि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है फिर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।